अस्सलाम वालेकुम। आज हम मियोसिस की डिटेल पढ़ेंगे, डायग्राम्स भी देखेंगे। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने सेल साइकिल की डिटेल, माइटोसिस की डिटेल, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, एरर्स इन माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में डिटेल से स्टडी किया था। मियोसिस को स्टार्ट करने से पहले मैं मियोसिस और माइटोसिस के बारे में मेन डिफरेंस बताना चाहूँगी। माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इंसान की पूरी ज़िंदगी होता रहता है। जैसे इसकी मिसाल ऐसे है कि एक छोटा सा बच्चा जब होता है तो वो छोटा बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि इसकी ग्रोथ हो रही है। अब अगर सिंपल वर्ड में मैं बताना चाहूँ तो ये है कि ग्रोथ को ही माइटोसिस कहते हैं। माइटोसिस जो है, इसमें सेल जो है वो डुप्लीकेट करता है और एक से दो सेल बन जाते हैं और ये प्रोसेस पूरी ज़िंदगी जो है वो जारी रहता है। जबकि मियोसिस के केस में ऐसा नहीं है। ये जस्ट उस वक़्त होगी जब सेल ने सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना होता है और ये जिस्म के किसी भी सेल में नहीं होगी, जस्ट ये गैमीट्स में होगी। मैंने बहुत इजी और सिंपल वर्डिंग में यहाँ पर मियोसिस और माइटोसिस के बारे में बताया है। इसको आप बार बार सुने और इसको समझने की कोशिश करें। एक और पॉइंट आपका क्लियर कर दूं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब माइटोसिस में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं, जस्ट हमने एग्जैक्ट कॉपी तैयार करनी होती है। यानी सपोज हमारे हाथ की अगर ग्रोथ हो रही है ना, किसी भी बच्चे की या किसी भी इंसान की, तो क्या होगा कि सेल जो है वो सेम अपने जैसे ही सेल बनाएंगे, इसीलिए वहाँ पर जेनेटिक मटेरियल भी सेम ही रहेगा, कोई मिकदार कम या ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन मियोसिस के केस में हम कह देते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस बात की समझ नहीं आती, तो यहाँ मैं आपको आसान वर्डिंग में बताऊंगी। अब हम जानते हैं कि इंसान में क्रोमोसोम की तादाद जो होती है 46 होती है और ये तादाद बढ़नी नहीं चाहिए, ना ही कम होनी चाहिए, 46 ही रहनी चाहिए। आप गैमीट्स देखते हैं, गैमीट्स हैं क्या? गैमीट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एग एंड स्पर्म। अब गैमीट्स जो हैं ये मिलकर बनाते हैं जाइगोट। अब जाइगोट एक मुकम्मल सेल है, उसके पास कितने क्रोमोसोम हुए? 46। इसका मतलब है कि एग और स्पर्म से मिलकर ये बना है, तो एग और स्पर्म के पास कितने कितने हुए? 23, तभी तो वो 46 हुए हैं जाइगोट के पास जाकर। अब गैमीट्स जो है ना, इनके पास हमेशा से 23 ही रहेंगे ताकि आगे चलकर ये 46 कंप्लीट हो जाएं। अब 23 क्रोमोसोम किस प्रोसेस के थ्रू होंगे? माइटोसिस के थ्रू तो नहीं होंगे। तो यहाँ पर मियोसिस होगी ताकि उस क्रोमोसोम को 46 को हम हाफ करके 23 करें ताकि नेक्स्ट जो जाइगोट में हमारे पास 46 कंप्लीट हो जाए। ये बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है। अगर तो आपको इस बात की समझ आ गई है तो बहुत अच्छा है। माइटोसिस और मियोसिस में यही सारी गेम है। अगर आपको ये समझ आ गई है तो आपको सारा टॉपिक समझ आ जाएगा। यहाँ तक तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है, इसको अंडरस्टैंड करें। अब मियोसिस की डेफिनेशन देखते हैं। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स दैट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गैमेट्स। ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ ये ख़ास मौके पर होगी जब सेल ने रिप्रोड्यूस करना है सेक्सुअली, ताकि उसके क्रोमोसोम के नंबर को ये हाफ कर दे। मियोसिस जो है वो ग्रीक वर्ड मियन से निकला है, जिसका मतलब है टू मेक स्मॉलर। ये इन्फॉर्मेशन है, आपको एमसीक्यू में आ सकती है। अब डिप्लॉइड और हैप्लॉइड की डेफिनेशन है, इसको भी आपने अच्छी तरह से याद करना है। डिप्लॉइड मीन्स द सेल्स इन विच क्रोमोसोम इन पेयर्स। अब हैप्लॉइड जैसे हाफ से आपने याद रखना है। हैप्लॉइड मीन्स द सेल्स विद हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। एक जर्मन साइंटिस्ट था ऑस्कर हार्टविंग, उसने फर्स्ट टाइम मियोसिस को डिस्कवर किया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ये सारे आपको एमसीक्यू में आ सकते हैं। ये सबसे पहला है, प्रिपरेटरी स्टेप्स ऑफ मियोसिस आर सेम टू माइटोसिस। फिर इंटरफेस में देखें कौन कौन से स्टेप होते हैं, G1, S और G2। ये भी हम माइटोसिस में देख चुके हैं। फिर इंटरफेस इज फॉलोड बाय मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, यानी इसमें 2 फेजेस होंगी, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब म्यूसिस 1 की प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। म्यूसिस 1 इज नोन एज रिडक्शनल डिविजन बिकॉज इन दिस प्रोसेस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिड्यूस टू हाफ फ्रॉम डिप्लॉइड टू हैप्लॉइड। डिप्लॉइड डबल से
हैप्लॉइड हाफ हो जाते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है, आपने बहुत अच्छी तरह से डेफिनेशन याद करनी होती है और उससे बिल्कुल सेम टू सेम लिखना होता है। और डेफिनेशन ऐसी होनी चाहिए कि उसमें तमाम पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हों। अब म्यूसिस वन में क्या होगा, जेनेटिक वेरिएशंस आएंगी और माइटोसिस की तरह इसमें भी कैरियोकाइनेसिस भी होगी और साइटोकाइनेसिस भी होगी। कैरियोकाइनेसिस जो है वो न्यूक्लियस की डिवीजन है, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में भी। तो अगर म्यूसिस वन में देखा जाए तो इसमें भी 4 स्टेप्स होंगे, प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, इंटरफेज वन एंड टेलोफेज वन। इनकी नेक्स्ट हम डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है प्रोफेज वन। अब प्रोफेज वन में कौन कौन सी चेंजेस आएंगी, कौन कौन से स्टेप्स आएंगे, ये पूरे इस पेज पे मैंने लिख दिए हैं। वैसे तो इसकी बहुत डिटेल है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि बहुत शॉर्ट सा और बहुत आसान वर्डिंग में आपको बताऊं। अब प्रोफेज वन जो है मियोसिस में सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। क्रोमोसोम और क्रोमैटिन का डिफरेंस जो है वो मैंने माइटोसिस वाले लेक्चर में बताया, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब सिनैप्सिस देखें, कितनी इजी डेफिनेशन है इसकी, एक लाइन में, वो भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स लाइन अप विद ईच अदर एंड फॉर्म पेयर्स। अब बाईवेलेंट, बाई का मतलब तो 2, ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, उसको बाईवेलेंट बोल देंगे। अब टेट्राड, इसका मतलब तो 4, ईच बाईवेलेंट हैज 4 क्रोमैटिड्स। अब प्रोफेज वन में एक और प्रोसेस होगा जिसे क्लासमेटा फॉर्मेशन हम बोलते हैं। जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को क्रॉसिंग ओवर करने के लिए, तो जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होगा ना, उसको क्लासमेटा फॉर्मेशन बोलते हैं। और क्रॉसिंग ओवर में देखें, द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स। अब ये सिस्टर क्रोमैटिड्स और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स को समझें। एक क्रोमोसोम में जो दोनों क्रोमैटिड्स होंगे ना, वो सिस्टर होंगे। अब अगर 2 पेयर हों तो एक पेयर में दोनों सिस्टर होंगे, दूसरे में भी दोनों सिस्टर होंगे। अब एक दूसरे पेयर के लिए वो नॉन सिस्टर हो जाएंगे। डायग्राम में देखें, एक पेयर जो है उसमें दोनों जो क्रोमैटिड्स होंगे वो सिस्टर होंगे एक दूसरे के लिए, लेकिन एक पूरे पेयर के क्रोमैटिड्स दूसरे पूरे पेयर के क्रोमैटिड्स के लिए नॉन सिस्टर होंगे। अब जब ये पार्ट एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से तो जेनेटिक वेरिएशन आती है, यानी जीन में चेंज आएगा। जब क्रोमोसोम के सेगमेंट एक्सचेंज होंगे तो इट्स मीन कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी एक्सचेंज होगी। अब वैसे ओवरऑल देखा जाए, प्रोफेज जो है वो फर्स्ट स्टेप होता है। तो इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम जो है कंडेंस कर जाते हैं, न्यूक्लियाई जो होता है वो डिसअपियर, गायब हो जाता है, न्यूक्लियर इन्वेलप भी टूट जाती है। तो ये प्रोफेज के स्टेप हर एक में कॉमन होंगे, चाहे वो माइटोसिस हो चाहे वो मियोसिस हो। ये जो 2-3 बातें मैंने बोली ये सेम होंगी, जैसे क्रोमोसोम कंडेंस होगा, न्यूक्लियाई डिसअपियर हो जाएगा और न्यूक्लियर इन्वेलप टूट फूट जाएगी। अब मियोसिस वन के प्रोफेज वन में 5 स्टेजेस आएंगी, जिसको हम लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस कहते हैं। अब 9th क्लास के बच्चे तो यहाँ तक कर लेंगे, स्टेजेस उनके कोर्स में शामिल नहीं हैं। अब ये फर्स्ट ईयर और एमडी कैट के बच्चों के लिए है और इनको भी मैंने कोशिश की है कि एक एक लाइन में आपको बता दिया जाए। अब लेप्टोटीन देखें, लेप्टोस इसका मतलब है थिन थ्रेड। जाइगोटीन में देखें, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कम टुगेदर एंड पेयर। अब पैचिटीन में ज़्यादा काम हो रहे हैं। पैचिटीन में देखें, इसका मतलब थिक थ्रेड, यानी मोटा सा धागा इसमें बन जाता है क्रोमोसोम का। अब पीछे जो सारी टर्म हमें पढ़ी हैं प्रोफेज वन में, क्रोमोसोम कंडेंसेशन, टेट्राड, साइनेप्सिस, क्रॉसिंग ओवर, कैस्मेटा फॉर्मेशन, क्रोमोसोम सेग्रीगेशन, ये सब कुछ पैचिटीन में होगा। अब डिप्लोटीन में क्या होगा, सिनेप्सिस एंड कर जाएगा, डाइकाइनेसिस में क्रोमोसोम बिकम फुली कंडेंस्ड एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट्स प्रायर टू मेटाफेज वन। अब जो हमने देखा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाएगी, सारा मटेरियल जो होगा वो सेल के अंदर आ जाएगा, तो ये होगा डाइकाइनेसिस में। ये सारी स्टेजेस थी प्रोफेज वन की, उसमें ये सारी स्टेजेस आएंगी जिसमें मुख्तलिफ प्रोसेस होंगे। अब यहाँ पर हम क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन देखेंगे कि कैसे क्रॉस करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अब देखिए, इसमें 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम लिए हैं, एक को मैंने सारा ब्लैक कर दिया है और एक जो है वो सिंपल ही है। ये सिर्फ फ़र्क करने के लिए इनको ऐसे किया है। फिर इसमें कैस्पेटा फॉर्मेशन यानी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट दिखाना है और फिर एंड पे देखिए कि क्रॉस कर गए हैं, क्रॉसिंग ओवर दिखा देनी है कि एक दूसरे का सेगमेंट जो है वो चेंज हो गया है। यहाँ तक तो था प्रोफेज वन।
आप देखेंगे मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1 की एक एक लाइन में मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, आप इसको देख सकते हैं। मेटाफेज में हमें पता है कि तमाम क्रोमोसोम लाइन अप कर जाएंगे सेंटर पोजीशन पर। एनाफेज में क्या होगा कि ऑपोजिट पोल्स की तरफ अब वो खींचना शुरू हो जाएंगे, पोल्स की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। अब टीलोफेज में वो एंड तक पहुंच चुके हैं, उनकी मूवमेंट कंप्लीट हो चुकी है। इसमें सारे स्टेप्स जो होंगे ना प्रोफेज के ऑपोजिट होंगे। वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन टूट गई थी, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन दोबारा से बन जाएगी। प्रोफेज में स्पिंडल अपरेटस जो था वो बनता था और टीलोफेज में स्पिंडल अपरेटस जो है वो डिसअपेयर हो जाएगा। आगे साइटोकाइनेसिस की बहुत इजी डेफिनेशन है कि डिवाइड्स द साइटोप्लाज्म ऑफ ओरिजिनल सेल इनटू टू डॉटर सेल्स। अब चूंकि ये म्यूसिस का है तो इसमें क्या होगा, ईच डॉटर सेल इज हैप्लॉइड, यानी क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे। अब आगे बढ़ते हैं इंटरफेस 2 की तरफ, जिसको इंटरकाइनेसिस भी बोलते हैं। अब जो इंटरफेस 2 है ना, ये इंटरफेस ऑफ माइटोसिस एंड इंटरफेस ऑफ म्यूसिस 1 से डिफरेंट होगी। ये आपको एमसीक्यू आ सकता है। अब कैसे डिफरेंट होगी कि इसमें कोई भी एस फेस नहीं होगा, यानी यहाँ पर कोई भी डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम नहीं होगी। आगे एक एक लाइन में हम देखते हैं प्रोफेज 2 को। प्रोफेज 2 जो है टेक्स मच लेस टाइम कंपेयर टू प्रोफेज 1, ये भी एमसीक्यू आ सकता है। और वही सारे स्टेप जो प्रोफेज पे होते हैं, जैसे न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपेयर एंड क्रोमोसोम कंडेंसिस। फिर मेटाफेज 2 में देखें क्रोमोसोम अटैच विद काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स एंड अलाइन एट द इक्वेटर ऑफ द सेल, यानी सेल के दरमियान में आ जाएंगे। फिर एनाफेज 2 देखें, इसमें क्या होगा कि ऑपोजिट पोल्स की तरफ क्रोमोसोम जाना शुरू हो जाएंगे। अब टीलोफेज 2 में अगेन जो है प्रोफेज के ऑपोजिट स्टेजेस आएंगी। अब चूंकि ये म्यूसिस 2 है तो इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि इसमें जो डॉटर सेल्स होंगे ना, उनकी तादाद यहाँ पर 4 होगी। यानी म्यूसिस 1 के नतीजे में हमारे पास 2 डॉटर सेल बने, अब म्यूसिस 2 के नतीजे में वो 4 हो जाएंगे और हर एक में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। इसकी डिटेल अभी हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। डायग्राम में सबसे पहले इंटरफेस है। हमें पता है कि वहाँ पर क्रोमोसोम जो है वो धागानुमा स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम क्रोमैटिन बोल देते हैं। फिर इसके बाद प्रोफेज 1 की 2 स्टेजेस है हमारे पास। क्रोमोसोम जो है इसमें 4 हमने पेयर लिए हैं, जिनमें 2 पेयर्स को मैंने शेड किया है और 2 जो है वो सिंपल हैं। शेड इसलिए किया है कि जब क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्रोमैटिड्स के सेगमेंट जो है वो एक्सचेंज करें तो हमें पता लग जाए। इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप इनमें कलर्स भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि एग्जाम में हमारे पास कलर अवेलेबल नहीं होंगे, इसलिए शेड करना जो है वो सबसे बेस्ट है। अब ये जो सेंट्रियोल है इसके 2 पेयर्स होते हैं, जिसमें से स्पिंडल फाइबर निकलते हैं। इनको आपने राइट एंगल पर बनाना होता है। माइटोसिस वाले लेक्चर में मैंने डिटेल से बताया है, अब वहाँ पर इसको देख सकते हैं। अब ये मेटाफेज भी हो गया। अब ये एनाफेज में देखें कि ऑपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। हर डायग्राम में 2 वर्ड्स लिखे हैं, ये अंडरस्टैंड करने के लिए है कि इस डायग्राम में क्या हो रहा है। जब आप भी डायग्राम बनाएं तो कोशिश करें इन 2 वर्ड्स को आप भी लिख दें। अब लास्ट में देखिए टीलोफेज है। इसमें क्रोमोसोम जो है वो ऑपोजिट पोल की तरफ पहुंच चुके हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखिए बन चुकी है। स्पिंडल अपरेटस सारे का सारा गायब हो चुका है। और चूंकि ये म्यूसिस 1 है तो इसके नतीजे में हमारे पास 2 डॉटर सेल्स बनेंगे और दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ होगा। अब म्यूसिस 2 को देखते हैं। इंतहाई इजी इसकी डायग्राम्स हैं। अब चूंकि म्यूसिस 1 के नतीजे में हमारे पास 2 डॉटर सेल्स बने थे, अब 2 डॉटर सेल्स को हमने साथ लेकर चलना है। यानी अब दोनों में सारे स्टेप्स होंगे। प्रोफेज 2 होगा, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज, और इसके नतीजे में हमारे पास 4 सेल्स बन जाएंगे। अब यहाँ पर एक बात का आपने ख्याल रखना है। एनाफेज में देखें, लेफ्ट साइड पे मेरे पास ऊपर शेडिड है और नीचे मैंने लिया है सिंपल। और इसी तरह दूसरे सेल में देखिए राइट साइड पर यानी बाहर वाली साइड्स पर मैंने सेम लिए हैं।
जो हमारे रिकम्बिनेशन वाले हैं ना, जिनमें क्रॉसिंग ओवर हुई है, वो मैंने दरमियान में लिए हैं। ये देखें, अब जो पहला सेल है वो उसमें देखें कंप्लीट या तो शेडिड है या खाली है। जो सेकंड सेल है उसमें रिकम्बिनेंट है। इसी तरह सेकंड वाले में देखें, पहला जो है उसमें रिकम्बिनेंट है और जो लास्ट है उसमें सेम सेम वाले हैं। इस पॉइंट को आपने अच्छी तरह से नोट करना है और ऐसे ही सेम डायग्राम बनानी है। इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें, डायग्राम को बार बार देखें, इस डायग्राम की प्रैक्टिस करें 5 दफ़ा तकरीबन। इंशाल्लाह से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी किसी पॉइंट की, किसी बात की समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। कंसेप्चुअल और बहुत ही आसान डायग्राम वाली वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली आसान वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।